प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक। सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो हमारी मान प्रतिष्ठा का द्योतक है, प्रतीक है? तो आप सब एक स्वर में कहेंगे, वह है हमारी नाक। यानी मनुष्य की जो नाक है वह मान सम्मान प्रतिष्ठा का द्योतक है, प्रतिनिधि है। इसीलिए नाक के ऊपर अनेक मुहावरे बने हैं। जैसे उसकी नाक कट गई यानी उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई, उसकी प्रतिष्ठा चली गई। समाज में उसकी नाक ऊंची उठ गई या ऊंची हो गई, यानी समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, उसका मान सम्मान बढ़ गया। तो यह जो नाक है प्रतिष्ठा और मान सम्मान का द्योतक है। हम इस पाठ का शीर्षक देखेंगे। इस पाठ का शीर्षक है जॉर्ज पंचम की नाक। यहाँ जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड का राजा था, जो जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय 6 मई 1910 से लेके 1936 तक वह भारत का सम्राट था। यानी भारत पर उसने अधिकार किया हुआ था, भारतीयों पर वह अत्याचार किया करता था, भारतीयों पर वह अपने अनुसार नियम कानून थोप दिया करता था। यानी भारतीय जनता इस जॉर्ज पंचम से दुखी थी, प्रताड़ित हो रही थी। उसी जॉर्ज पंचम की लाट यानी मूर्ति भारत के कई हिस्से में लगी हुई थी। जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय अंग्रेज अधिकारी और अंग्रेज राज परिवार के लोगों या इंग्लैंड के राजा और रानी, इन सब की मूर्ति भारत के विभिन्न हिस्सों में लगा करती थी। जैसे आजकल हमारे भारतीय नेताओं और संतों की मूर्तियां जगह जगह लगी हुई हैं। तो जिस समय हमारा देश आजाद हो गया तो हमें उन सारी मूर्तियों को हटा देना चाहिए था, तोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो गुलामी की प्रतीक थी। लेकिन कुछ ऐसे सरकारी तंत्र में बैठे हुए लोग थे जिन्होंने उन मूर्तियों को नहीं तोड़ा, वे मूर्तियां वैसे ही रह गई। लेकिन देशभक्तों ने जगह जगह ऐसे अंग्रेज अधिकारियों, अंग्रेज राजा महारानी और अंग्रेजी सत्ता के प्रतीक के रूप में बनी मूर्तियों को तोड़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हमारे सरकारी तंत्र में बैठे कुछ भ्रष्ट नेता अधिकारी ऐसे भी थे जो उन मूर्तियों को बचाने में लगे हुए थे। तो यहाँ जॉर्ज पंचम की नाक में एक जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसके नाक के विषय में बताया गया। यहाँ पे अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखा गया। जॉर्ज पंचम की नाक मतलब जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा, उसकी इज्जत को बचाने के लिए यहाँ सरकारी तंत्र में बैठे भ्रष्ट नेताओं ने और अधिकारियों ने भारतीय जनता के मान सम्मान को दांव पे लगा दिया, भारत के मान सम्मान प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया। भले ही भारत की प्रतिष्ठा चली जाए, लेकिन अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। वे अंग्रेज जिनके हम गुलाम रहे, जिन्होंने हम पर अकथनीय अत्याचार किया, उन अंग्रेजों की प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमारे भारतीय नौकरशाहों ने ऐसा कार्य किया जिससे हम भारतीयों की प्रतिष्ठा चली गई, मान सम्मान चला गया। इस पाठ के 3 प्रमुख पात्र हैं। एक सरकारी अधिकारी यानी सरकारी नौकरशाही, जिसे अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। ये नौकरशाही जहां क्लर्क से लेके लिपिक से लेके बड़े बड़े अधिकारी तक हैं, जो शासन तंत्र को संभालते हैं, जो शासन व्यवस्था को देखते हैं और उन्हें अपने मन मुताबिक चलाते हैं। इस सरकारी तंत्र में बैठे हुए नौकरशाह में अधिकांश भ्रष्ट हैं, जो अपनी मान प्रतिष्ठा, देश की मान प्रतिष्ठा पर ध्यान नहीं देते। उनका ध्यान रहता है कि अंग्रेजों की मान प्रतिष्ठा बनी रहे। जब रानी एलिजाबेथ प्रिंस फिलिप के साथ आ रही हैं, तो इन सब अधिकारियों की कोशिश यह रहती है कि उन्हें प्रसन्न किया जाए, उन्हें खुश रखा जाए, उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़े, भले ही हम भारतीयों की मान प्रतिष्ठा चली जाए। इसके लिए वे सरकारी धन का भी दुरुपयोग करते हैं। और जॉर्ज पंचम की नाक जो काट ली गई है देशभक्तों के द्वारा, उसकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए वे हर प्रकार के कार्य करते हैं जो उचित नहीं माना जा सकता। दूसरा है मूर्तिकार। यह मूर्तिकार ऐसे लालची व्यक्ति के रूप में है जो सरकारी तंत्र से अपना फायदा निकालना जानता है। कुछ ऐसे लालची और चतुर लोग होते हैं जो सरकारी तंत्र में बैठे अधिकारियों के अनुसार काम करके अपना लाभ ले लेते हैं, धन से लाभ लेते हैं, प्रतिष्ठा से लाभ लेते हैं और अपना मान सम्मान बढ़ा लेते हैं।
यह ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधि है। इसके बाद अखबार वाले जिन्हें हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अखबार जो महत्वपूर्ण संचार माध्यम है, जिसके द्वारा हम उन सारे समाचारों को हम जान जाते हैं जहां तक हमारी पहुंच नहीं होती। अखबार के द्वारा ही हम उन समाचारों को भी जानते हैं जिन्हें हम जानना चाहते हैं। ठीक, अखबार वाले भी रानी एलिजाबेथ आ रही हैं प्रिंस फिलिप के साथ। तो ये अखबार वाले इंग्लैंड में, लंदन के अखबार में जो कुछ छप रहा है उसे ज्यों कि त्यों अपने भारतीय अखबार में छाप देते हैं। यहाँ तक कि रानी एलिजाबेथ कौन सा पोशाक पहन के आएगी, उनका बावर्ची उनके लिए कौन सा भोजन पकाएगा, उनके कुत्ते किस रंग के हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब समाचार पत्र वाले उसे छाप देते हैं सनसनी फैलाने के लिए। लेकिन कुछ देशभक्त समाचार पत्र वाले भी होते हैं जो देश को सर्वोपरि मानते हैं और वे देश के हित में ऐसे समाचार छापते हैं जिससे जनता को देश की जानकारी मिले। तो अब हम इस पाठ की कथा वस्तु समझते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक की कथा वस्तु प्रारंभ होती है। रानी एलिजाबेथ प्रिंस फिलिप के साथ भारत आ रही हैं। भारत आने का समाचार जैसे ही भारत में पहुंचा, यहाँ के लोग, यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के अखबार वाले सब उल्लसित हो गए, प्रसन्न हो गए कि रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की महारानी भारत आ रही है और वो भारत में, पाकिस्तान में और नेपाल जाने वाली है। यानी भारत पाकिस्तान नेपाल की यात्रा पर आ रही है। इसलिए वहां पर इंग्लैंड में भी धूम है। उनका दर्जी परेशान है कि रानी जब 3 देशों की यात्रा पर जा रही हैं तो उनके लिए कौन सा ड्रेस बनाया जाए, किस पोशाक को पहन के किस किस देश में जाएंगे, उसी में वो लगा हुआ है। और वहां के अखबार वाले ये भी छाप रहे हैं कि रानी हल्के नीले रंग का एक पोशाक पहनेगी जिसके लिए रेशम का कपड़ा भारत से लिया गया है। वहां यह समाचार छपा और वह उसका कतरन ज्यों का त्यों भारतीय अखबार वालों ने भी छाप दिया। यहां तक कि रानी के बावर्ची के बारे में, खान सामा के बारे में, वहां के उनके नौकरों के बारे में, उनकी पूरी जीवनियां भारत में छपने लगी। यानी भारत में उनके नौकरों, खानसामों और बावर्ची, दर्जी की पूरी जानकारी अखबार वालों ने छापना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इंग्लैंड के राजमहल में रहने वाले कुत्तों की भी तस्वीर छप गई, उनके विषय में भी जानकारी अखबार वालों ने छापी है। यानी यह इसलिए किया क्योंकि भारत में एक सनसनी फैले कि महारानी भारत आ रही हैं और वह वो पोशाक पहन के आ रही हैं जो 5,000 रुपये का, उस समय 5,000 रुपये का बहुत महत्व था, तो 5,000 रुपये का पोशाक पहन के वो भारत आ रही हैं। अब वो भारत आ रही हैं, यहाँ की लोकशाही को इसकी जानकारी मिल गई, नेताओं को जानकारी मिल गई, अधिकारियों को जानकारी मिल गई। अब उन्होंने देखा कि अब रानी जब आ रही हैं, वो भी इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ भारत आ रही हैं, तो दिल्ली में आएंगी, पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी, वो दिल्ली को देखेंगी। दिल्ली तो वैसे बूढ़ी दिल्ली है, पुरानी दिल्ली है। अब दिल्ली को क्या करना है, उसे सजाना है। तो दिल्ली की सड़कों को जवान बना दिया गया, यानी दिल्ली की सड़कों को की मरम्मत कर दी गई, कुछ नई सड़कें बना दी गई। वहां जो ऐतिहासिक स्थल हैं उन्हें सजा दिया गया। वहां के जो आसपास के जो मकान हैं उनमें रंग रोगन कर दिया गया। छोटे जो बगीचे हैं, तालाब हैं, उनमें तालाब में पानी भर दिया गया, बगीचों को सजा दिया गया। इस तरह दिल्ली को जवान बना दिया गया, यानी दिल्ली को सजा दिया गया, दिल्ली सुंदर लगने लगी। और यह हमेशा होता रहा है। आजकल भी अगर कोई विदेशी नेता अगर भारत आते हैं और जिस क्षेत्र में वो आना चाहते हैं, जहां उनका कार्यक्रम रहता है, उस क्षेत्र को सजा दिया जाता है, सड़कों को सुंदर बना दी जाती है, रंग रोगन इमारतों को कर दिया जाता है और जो भी उसमें विद्रूपता, जो भी उसमें कुरूपता है, उसको छिपा दिया जाता है और चारों तरफ खूबसूरती को सामने लाया जाता है, जिससे कि वे विदेशी नेता उन खूबसूरती को देखकर प्रसन्न हो, खुश हो। तो जिस समय रानी एलिजाबेथ आ रही हैं, उस समय भी दिल्ली को इस तरह से सजा दिया जाता है और उसमें सरकारी खर्च किया जाता है। धन का ऐसा खर्च होता है कि दिल्ली सज जाए, जबकि ऐसा करना जरूरी नहीं था। कमलेश्वर यही कहना चाहते हैं कि अब वह जो रानी एलिजाबेथ है वह इंग्लैंड की रानी है। वह इंग्लैंड जिसने हम पर अधिकार कर रखा था, जिन लोगों ने हम पर अत्याचार किया, जिनके हम गुलाम रहे,
ऐसे इंग्लैंड वालों के लिए, ऐसे इंग्लैंड की रानी के लिए इस तरह से बदहवासी सही नहीं था। इस तरह से मतलब दिल्ली को खूबसूरत बनाना उतना भी आवश्यक नहीं था। रानी जैसा दिल्ली थी वैसे ही उसको देखती, आराम से आती और फिर इस रास्ते से पाकिस्तान चली जाती, नेपाल चली जाती। उनके लिए इतना सत्कार करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यह हमारी गुलामी की प्रवृत्ति है। हम भले ही आजाद हो गए हैं, लेकिन हमारा जो मन है वह अभी भी गुलाम है, अभी भी अंग्रेजों का गुलाम है। हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। इसीलिए हमने इंग्लैंड की रानी के लिए इतना स्वागत सत्कार का प्रबंध किया। अब जो भी हो, अब रानी तो आने वाली है, यहाँ पे शोर शराबा है भारत में। उस समय जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि जिस समय हमारे देश में अंग्रेज राज किया करते थे, उस समय उनके अनेक अधिकारियों और राजा और रानियों की जगह जगह मूर्तियां लगी हुई थी और देशभक्त उन मूर्तियों को तोड़ना चाहते थे, क्योंकि भारत आजाद हो चुका था और आजाद भारत में हमारे भारतीय नेताओं की मूर्तियां लगनी चाहिए थी। अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज राजा और रानियों की मूर्तियों का क्या काम, जब भारत आजाद हो चुका है। तो उस समय कुछ ऐसे नौकरशाह थे जो उन मूर्तियों को बचाना चाहते थे, क्योंकि वे मानसिक रूप से गुलाम थे। लेकिन कुछ ऐसे देशभक्त थे जो उन मूर्तियों को तोड़ना चाहते थे, समाप्त कर देना चाहते थे, जिससे कि गुलामी की कोई भी निशानी भारत में न रहे। ऐसे ही इंडिया गेट के पास जॉर्ज पंचम की मूर्ति भी लगी हुई थी। सबको पता चल गया था कि इस जॉर्ज पंचम की मूर्ति को देशभक्त तोड़ सकते हैं, तो इसीलिए उस समय की नौकरशाही में जो अधिकारी थे, उन लोगों ने वहां बख्तरबंद, हथियारबंद सिपाहियों की तैनाती कर दी, जिससे कि कोई उस मूर्ति के पास न जा सके। और मूर्ति के पास एक तालाब था, तालाब के कीचड़ को निकाल दिया गया और तालाब में साफ पानी भर दिया गया और मूर्ति को पानी से रगड़ रगड़ कर नहलाया गया और रंग रोगन किया गया। लेकिन किसी व्यक्ति ने, किसी देशभक्त ने मूर्ति की नाक ही काट ली, यानी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब हो गई। अब पूरे नौकरशाही में हड़कंप मच गया। नेता घबरा गए कि अरे रानी एलिजाबेथ भारत आ रही हैं, लेकिन यहाँ भारत का जो कभी सम्राट हुआ करता था जॉर्ज पंचम, उसकी मूर्ति की नाक गायब हो गई। अब रानी क्या सोचेंगी, या तो भारत के लिए अपमान की बात हो जाएगी, या तो इंग्लैंड के लिए अपमान की बात हो जाएगी, अंग्रेजों के लिए अपमान की बात हो जाएगी कि हमारे राजा, हमारे सम्राट की मूर्ति की नाक गायब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मूर्ति की नाक जैसे करके लाना है और उसका प्रबंध करना है और फिर से वो नाक को ठीक जगह पर लगाना है। अब मूर्ति की नाक कैसे लगेगी, मूर्ति की नाक तो किसी ने काट ली है। अब जितने भी जो बड़े अधिकारी थे, सबकी मीटिंग हुई और सबने एक मत से फैसला लिया कि किसी मूर्तिकार को बुलाया जाए। मूर्तिकार आएगा और उस मूर्ति में नाक लगाने की कोशिश करेगा। तुरंत एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार बहुत घात था, चालाक था। उसने देख लिया कि जो नौकरशाह किस तरह से बदहवास हैं, इसलिए उसने रोने का अभिनय किया। उसके आंसू निकल आए और उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मूर्ति में नाक लगवा दूंगा, इसका पूरा प्रबंध करूंगा। इसके लिए मुझे ये पता लगाना होगा कि मूर्ति जिस पत्थर की बनी है तो पत्थर कहाँ की है, ये पत्थर कब की है और किस तरह से यह मूर्ति बनी है। तो उसके लिए तुरंत क्लर्क को बुलाया गया। क्लर्क को कहा गया कि तुरंत पता लगाओ कि मूर्ति के पत्थर कहाँ के हैं, उसकी क्या विशेषता है। क्लर्क तुरंत सरकारी दफ्तर में गया। उसने सरकारी कागजों को ढूंढा, उसकी खोज खबर की, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। पुरातत्व विभाग के फाइलों को भी उसने देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। फिर वह अधिकारियों के पास आया और कहा कि सारे फाइल हजम हो गए हैं, कहीं कुछ नहीं है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है कि ये जो पत्थर है यह कहाँ का पत्थर है। इस पर मूर्तिकार तुरंत बोला कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं पूरे भारत के हर पहाड़ पर्वत पर जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि यह मूर्ति किस पत्थर की बनी है। और वह तुरंत सरकारी धन लिया और पूरे भारत भ्रमण पर निकल पड़ा। उसने पर्वतीय स्थलों की खोज खबर ली, चारों तरफ घुमा फिरा और अंत में फिर वो दिल्ली वापस आ गया।
फिर अधिकारियों की मीटिंग हुई और उसमें कहा कि मैंने पूरे भारत को छान मारा, हर पर्वतीय स्थल को देखा, कहीं भी इस तरह का पत्थर नहीं मिला। इसका अर्थ यह है कि यह विदेशी पत्थर है। अब जब विदेशी पत्थर है तो नाक भी विदेशी है, अब कैसे उसका प्रबंध किया जाए। लेकिन ये मूर्तिकार बहुत ही चालाक था, उसने कहा कि कोई बात नहीं है, मैं एक उपाय आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप सब उसे माने तो सारे जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने तुरंत कमरे का द्वार बंद कर दिया और गुप्त मीटिंग की, और उसमें मूर्तिकार ने यह समझाया कि हमारे देश में हमारे भारतीय नेताओं की भी मूर्तियां लगी हुई हैं। अगर आप कहें तो मैं नाक की नाप लेके चलता हूं और जाके किसी भी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक काट के लेके आ जाता हूं और उसे इस मूर्ति में लगा देता हूं। तुरंत अधिकारियों ने आपस में परामर्श किया और आदेश दे दिया, अनुमति दे दी कि ठीक है, जाओ और किसी भारतीय नेता की मूर्ति की नाक काट करके लेकर आओ। यहाँ पे कमलेश्वर जी ने कटाक्ष किया है कि हम भारतीय किस तरह से मानसिक रूप से गुलाम हैं कि जिस जॉर्ज पंचम ने हमारे ऊपर 1910 से लेके 1936 तक राज किया, अत्याचार किया, उस जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए हम अपनी भारतीय नेताओं के नाक को कटवाने के लिए कह रहे हैं। यानी हम अपने नाक को कटवा सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों की नाक को बचाना है, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को बचानी है। भले ही हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए, हमारी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाए। अब वह जो भाग मूर्तिकार था उसने रुपए लिए और वह सीधे भारतीय नेताओं की मूर्ति की तलाश में निकल पड़ा। यहाँ कमलेश्वर जी लिखते हैं कि मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बंबई पहुंचा। बंबई जिसे आजकल मुंबई कहा जाता है, उसे पहले बंबई कहते थे, अंग्रेजी में बॉम्बे कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, काओसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली। ये सब महान नेता हैं महाराष्ट्र के। मुंबई में इनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। दादा भाई नौरोजी हुए, गोखले हुए, तिलक हुए, शिवाजी हुए। यह मूर्तिकार गया, उसने इन सब नेताओं महापुरुषों की नाक को टटोली। उसने इनकी नाक नापी और गुजरात की ओर भागा। जब उसने देखा कि इन महापुरुषों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, सटीक नहीं है, तब वह गुजरात की ओर गया। गुजरात में उसने गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। जब वहां पर भी ऐसा लगा कि पटेल, गांधी जी, इसके बाद महादेव देसाई की मूर्ति की नाक भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से बड़ी है, तब वह सीधे बंगाल की ओर चल दिया। वहां बंगाल में जाकर उसने गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय की नाक को उसने देखा। इसके बाद वह बिहार की ओर चला। बिहार से होता हुआ वह उत्तर प्रदेश आया। वहां उसने चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, मद्रास जिसे आजकल चेन्नई कहा जाता है। सत्यमूर्ति को भी देखा, यानी मद्रास में सत्यमूर्ति प्रसिद्ध महापुरुष रहे हैं, तो वहां उनकी मूर्ति लगी हुई थी, तो सत्यमूर्ति की मूर्ति को भी उसने देखा। फिर मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी उसका सामना हुआ और उसने उन मूर्तियों को देखा। लेकिन किसी भी मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर नहीं थी, बल्कि सभी मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। यहाँ पे कमलेश्वर जी कहना चाहते हैं कि हम भारतीय नेताओं की नाक इंग्लैंड के इस सम्राट की नाक से बड़ी थी, यानी अंग्रेजों की नाक से बड़ी हमारी नाक है। यानी अंग्रेजों की प्रतिष्ठा, मान सम्मान से बड़ी हमारी प्रतिष्ठा है, हमारा मान सम्मान है। इसके बाद फिर वह दिल्ली पहुंचा। फिर मीटिंग हुई और उसमें उसने कहा कि मैंने पूरे भारत को देख लिया, भारत के सभी महान पुरुषों के पास गया, सबकी मूर्तियों को मैंने देखा, किसी भी मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर नहीं है, बल्कि सभी मूर्तियों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। यानी हमारे महापुरुषों की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है। अब क्या किया जाए? फिर हुक्मरान परेशान हुए। तब यह मूर्तिकार ने फिर उनको एक सुझाव दिया। उसने कहा कि 1942 में बिहार के सेक्रेटेरिएट में बच्चों की शहादत हुई थी, यानी अंग्रेजों ने बच्चों पर गोलियां चलाई थी और वहां सैकड़ों बच्चे मारे गए थे।
तो क्यों न जाके उन बच्चों की जो वहां मूर्तियां बनी हुई है उनको भी देख लिया जाए। क्या पता किसी बच्चे की नाक जॉर्ज पंचम की नाक के बराबर हो जाए, तो उस लाट की नाक को काट कर जॉर्ज पंचम की लाट में लगा दिया जाए। तुरंत हुक्मरानों ने अनुमति दे दी। यानी यहाँ फिर लेखक कटाक्ष कर रहे हैं कि हुक्मरान ये भी नहीं सोचे कि जब महापुरुषों की नाक बड़ी दिख रही है तो बच्चों की नाक के पीछे क्यों करें, बच्चों की नाक को हम क्यों देखें। फिर वे बच्चे जो खुद ही स्वाधीनता आंदोलन में शहीद हुए थे, 1942 में अंग्रेजों की गोलियों से जिनका सीना छलनी हुआ था, जो मारे गए थे, ऐसे शहीद बच्चों की नाक को भी काटने के लिए हमारे भारतीय हुक्मरानों ने, भारतीय नेताओं ने, अधिकारियों ने अनुमति दे दी। इसके बाद वह मूर्तिकार भागते हुए गया और वहां जाके उसने देखा कि जो हमारे बच्चे हैं उनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। इसके बाद फिर आया, फिर मीटिंग हुई, सब घबराए थे कि अब रानी आने वाली है, नाक का मसला हल नहीं हो रहा है, अब क्या किया जाए। तब मूर्तिकार ने आखिरी उपाय बतलाया और उपाय इतना भयानक था कि हमारे इन हुक्मरानों को, हमारे इन अधिकारियों को तुरंत मना कर देना चाहिए था, लेकिन वे मना नहीं किए क्योंकि मानसिक रूप से गुलाम थे। उस मूर्तिकार ने कहा कि हमारे देश में 40 करोड़ जनता है। जिस समय की यह घटना है उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ 40 करोड़ की जनसंख्या है, किसी न किसी जिंदा व्यक्ति की नाक इस जॉर्ज पंचम की नाक से मेल खा जाएगी। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं किसी जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर जॉर्ज पंचम के इस लाट में लगा देता हूँ। हुक्मरानों की मीटिंग हुई, सबने आपस में सलाह मशविरा लिया और तुरंत इसकी भी अनुमति मूर्तिकार को दे दी गई। अब मूर्तिकार प्रसन्न था, तुरंत ही इंडिया गेट के सामने जॉर्ज पंचम की लाट, जिसकी नाक गायब थी, उसको नहलाया धुलाया गया। उसके आसपास तालाब में पानी भर दिया गया, जिससे कि यदि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक, जिंदा नाक अगर लगाई जाती है तो वो नाक मुरझाए नहीं, बल्कि वह नाक ठीक बनी रहे, जिससे पता न चले कि यह जिंदा व्यक्ति की नाक है। इसके बाद ठीक समय पर अखबार में छपा कि जॉर्ज पंचम की नाक का मसला हल हो गया है, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि यह नाक असली है, यह पत्थर की नहीं जान पड़ती। इसके बाद अखबार में इस समाचार के छपने के बाद पूरे भारत में एक प्रकार की खलबली मच गई और जो देशभक्त नेता थे उन लोगों ने इसका विरोध इस तरह से किया कि पूरे भारत में उस दिन किसी को अभिनंदन पत्र नहीं दिया गया, स्वागत समारोह नहीं हुआ, कहीं भाषण नहीं हुआ, कहीं पर कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई जो अखबार की सुर्खी बनती। इस तरह से अखबार के पन्ने भी उस दिन रिक्त रहे, अखबार में भी कहीं कोई ऐसा समाचार नहीं छपा। तो यह है इस पाठ की कथा वस्तु। इसमें लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि हम भारतीय मानसिक रूप से गुलाम हैं। जितना भी हम प्रगति कर लें, जितना भी हम तरक्की कर लें, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम हैं। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, उस अंग्रेजों की मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हमने अपनी मान प्रतिष्ठा गंवा दी, अपनी इज्जत गंवा दी। जॉर्ज पंचम की नाक अगर कट गई तो कट जाने देनी चाहिए थी, उसकी तो मूर्ति भी हटा देनी चाहिए थी, क्योंकि जिस समय वह यहाँ का सम्राट हुआ करता था उस समय उसने यहाँ पे अकथनीय अत्याचार भारतीयों पर करवाया था। ऐसे व्यक्ति की नाक की हमें क्या परवाह। लेकिन नहीं, हमें तो इंग्लैंड की चिंता है, हमें तो अंग्रेजों की चिंता है, अंग्रेजों की मान प्रतिष्ठा की चिंता है कि महारानी एलिजाबेथ जब भारत आ रही है तो क्या सोचेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई। इसकी हमें चिंता रही और इसके लिए हमने सरकारी धन का अपव्यय किया और जिंदा व्यक्ति की नाक लगवा दी। यानी जिंदा व्यक्ति जो हमारा भारतीय है, उस भारतीय की नाक भी कट गई, उसकी प्रतिष्ठा चली गई, उसका मान सम्मान चला गया, लेकिन एक पत्थर की नाक बच गई, एक पत्थर की प्रतिष्ठा रह गई। तो यहाँ पे कमलेश्वर ने यह कटाक्ष किया है कि हमें मानसिक गुलामी से उबरना चाहिए, मानसिक गुलामी से हमें बचना चाहिए। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।